महादेव के वास्ते काशी अयोध्या के रास्ते। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ने वाले हैं खास मेहमान। एक तो फैसले की निटिग्रिटीज को उनके साथ हम समझेंगे क्योंकि उनमें से कुछ लीगल न्यूमिनरीज भी हैं। हमारे साथ रुद्र विक्रम सिंह एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो जुड़ रहे हैं। उनको मैं आमंत्रित करता हूं, यहां आ जाएं प्लीज। इसके अलावा संजय कुमार चड्ढा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि एडवोकेट हैं और हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा होंगे। प्लीज आ जाएं सर। और असगर खान साहब यहाँ स्टूडियो हमारे पहुंच चुके हैं, वो भी एडवोकेट हैं बाय प्रोफेशन। उनसे भी हम चर्चा करेंगे। आ जाइए खान साहब। और इसके अलावा प्रोफेसर कपिल कुमार का हम इंतजार कर रहे हैं, कुछ ही देर में वो भी हमारे स्टूडियो में होंगे, जो कि मशहूर इतिहासविद हैं। लेकिन पहले मैं जरा समझना चाहता हूं इस फैसले का अध्ययन कम से कम पूरे तौर पर हमारे एडवोकेट मेहमानों ने कर लिया होगा। उनसे मैं जरा एक के बाद एक कुछ चीजें समझना चाहता हूं। 4 तारीख तक क्या प्रिपरेटरी रिपोर्ट देनी, कि आपने प्रिपरेशन कैसे करनी है, कैसे उसका सर्वे होगा, ये आप बताइए पहले कोर्ट को, या आपको सर्वे करने के बाद रिपोर्ट दे देनी है कोर्ट को? चड्ढा साहब, जो प्राइमा फेसी पढ़ने से लगा, अभी मैंने पढ़ा था ऑर्डर, उसमें बड़े स्पष्ट शब्दों में जो न्यायालय है उसने कहा है, स्पष्ट शब्दों में, फिर से कह रहा हूं दिनेश जी, कि 4 तारीख तक उसमें वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे। तो प्राय ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि 4 तारीख तक फाइनल रिपोर्ट के लिए कहा गया है, आदेश दिया गया है कि 14 दिन के अंदर आप रिपोर्ट दे। ये जो आप जिसका हवाला दे रहे हैं सर, बहुत जल्दी जल्दी मैं पढ़ता हूं, और इसमें कहीं पर क्या कोई गुंजाइश है किसी और तरीके से समझे जाने की, ये भी मैं समझूंगा। इसमें ऑर्डर में पॉइंट सी कहता है, द डायरेक्टर ऑफ एएसआई इज आल्सो डायरेक्टेड टू कंडक्ट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इन द लाइट ऑफ द एवर्टमेंट मेड इन द एप्लीकेशन आफ्टर एसोसिएटिंग द प्लेंटिफ्स, डिफेंडेंट्स and their respective counsels and submit the report to this honorable court up to 4/8/2023 and also to photograph and videograph the entire survey proceedings। मतलब इसमें कहीं ये गुंजाइश बचती नहीं है ये समझने की कि प्रिपरेशन के संदर्भ में बताना है कि आपको कैसे करने। तो बहुत क्लियर कट ये बताया जा रहा है कि आपको 4 तारीख तक रिपोर्ट देनी है। मतलब क्या 14 दिनों के भीतर भीतर कोर्ट को एएसआई अपनी फाइंडिंग के बारे में बता देगी? खान साहब, जिसे इसके पढ़ने से ऑर्डर किया जो पता लगता है कि 4 तारीख तक सारी रिपोर्ट्स उनको जो कोर्ट ने डायरेक्शन दी है, सारा सर्वे करने के बाद और कोर्ट में दाखिल करनी है। और उसमें चलिए, तो ये आप भी कह रहे हैं क्या रुद्र विक्रम साहब यही किया जाना है? देखिए, प्राइमा फेसाई जो ऑर्डर जो आपने पैरा सी पढ़ा, जो ऑपरेटिव पैरा है उसका, हाँ। उसमें देखने से तो यही लग रहा है। हालांकि अगर एएसआई डायरेक्टर को लगता है कि उनको और टाइम चाहिए तो वो एप्लीकेशन लगा के ऑनरेबल कोर्ट से टाइम मांग सकते हैं और ऑनरेबल कोर्ट इन सब मसलों में टाइम दे भी देता है। उनको लगता है अगर उनको कुछ डिफिकल्टीज लगेगी कि नहीं हमें 14 दिन से ज्यादा वक्त लगेगा, क्योंकि इसमें प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के काउंसिल से आपको मिलना है, पुरानी जो प्रोसीडिंग्स है उनको समझना है, तो हो सकता है अगर उनको समय लगे तो वो समय के लिए सीख करेंगे। अब रुद्र विक्रम जी, एक और कंफ्यूजन जो मुझको हो रहा है वो आप थोड़ा क्लियर कीजिए। इसमें जब ये कहा गया है कि स्ट्रक्चर को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचेगा, सर्वे के दौरान इस बात का भी ख्याल रखना है, और यहां पर मैं जो देख रहा हूं ये ऑपरेटिव पार्ट जो है इसका मैं यहां पर पैरा ए पढ़ रहा हूं। द डायरेक्टर ऑफ एएसआई इज डायरेक्टेड टू अंडरटेक द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन /सर्वे /एक्सकेवेशन एट द प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन। मतलब क्या खुदाई की भी गुंजाइश रहेगी, ये कहा जा रहा है इसमें? चड्ढा साहब, बिल्कुल शब्द है। एक्सक्रेवेशन का मतलब क्या होता है? यही होता है, शाब्दिक अर्थ यही है। उन्होंने एक और, अगर हम सर्वे कर रहे हैं तो ये सर्वे की सबसे प्राथमिक, अगर आपने कार्बन डेटिंग करनी है तो आपको वहां से खरोच के निकालनी पड़ेगी ना, जिस ईट की करनी है उसी ऑर्डर में। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं, तो कहीं पर कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। देखिए, इसमें आगे पढ़िए, अगर आप लिखा है तो एक्सकवेशन एट द प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन दैट इज सेटलमेंट प्लॉट नंबर 9130। जो प्लॉट नंबर 9100 जो काशी विश्वनाथ मंदिर है वो 9130, 9131, 9132 रकबा नंबर में पूरी स्थित है। तो 9031 जो रकबा नंबर है, उस रकबा नंबर में जो मेन स्ट्रक्चर है, जो मेन स्ट्रक्चर ये लोग कहते हैं कि हमारा मस्जिद है, जो भी है, उस स्ट्रक्चर को हम नुकसान नहीं पहुंचाएं। बाकी के आसपास के एरिया को आप खुदाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। मेन जो तो कॉन्ट्राडिक्टरी कोई। अच्छा, तो इसमें यह कहा जा रहा है कि अगर एक्सकेवेशन आपको करना है तो उस जगह पर कीजिए जहां पर स्ट्रक्चर नहीं है। हाँ। स्ट्रक्चर वाली जगहों पर एएसआई वो टेक्निक अपनाएगी जो स्ट्रक्चर को पूरी तरह सेफ रखते हुए, महफूज रखते हुए इसको आगे बढ़ाए। असगर खान साहब, ये जो कह दिया गया कि अब एएसआई इस बारे में अपनी फाइंडिंग सौंपेगी, क्या ये मामला अयोध्या की राह में आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है?
ये अयोध्या की राह में भी बिल्कुल सही आप फरमा रहे हैं, बढ़ता दिखाई दे रहा है। जो कुछ स्टेप उसमें लिए गए और जिनका बाद में फिर फायदा उठाया अपोजिट पार्टी ने, तो वही यहाँ पे भी उसी राह पे चलते नजर आ रहा है। अगर कोई साइंटिफिक अध्ययन चल रहा है तो उसमें फायदा क्या उठाया गया? अगर बिल्कुल एक महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल असगर खान साहब, देखिए, तथ्यों का फायदा कैसे उठाया जा सकता है? तथ्य होते हैं। अगर बिल्कुल शुरुआत से आप बात करते हैं तो मुझे अभी तक भी कोई कोजेंट रीजन नजर नहीं आया इसमें कि इस सबको करने की जरूरत क्या है। जल्दी कीजिए प्रोफेसर कपिल कुमार, देर मत कीजिए, जल्दी आइए, स्टूडियो में आपका इंतजार हो रहा है। लेकिन आपने जो एक बात कही कि उसी राह में आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है और इन बातों का फायदा, जाहिर है आपने जो ये बात कही है, कई लोगों का ये नजरिया होगा तभी आपकी जुबान पर आया है। इसको जब फायदे की बात कहा जाता है रुद्र विक्रम जी, क्यों कहा जाता है? देखिए, मुझे तो नहीं समझ में आता कि फायदे की बात क्यों कही जाती है। भाई हम तो कोई ऐसा तो हम ये कह नहीं रहे कि हम जो है आदि अनादिकाल से जो पूजा करते आ रहे हैं वो उसकी मांग हम कर रहे हैं। हम सिर्फ ये मांग कर रहे हैं कि इसकी भाई जो वैज्ञानिक परीक्षण जो पूरे विश्व में मान्य है, पूरा विश्व मानता है जिसको कि वैज्ञानिक परीक्षण। हालांकि मैं इन लोगों की मजबूरी समझ सकता हूं कि जो लोग अभी धरती को ये नहीं मान पाए कि धरती गोल है, धरती चपटी अभी मानते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है कि वैज्ञानिक परीक्षणों को समझना, वैज्ञानिक चीजों को समझना। तो जो हम मानते हैं वही है। नहीं, मैं हम किसी और को नहीं कहते, इसीलिए लेकिन हम जो मानते हैं थोड़ा सा वही मुश्किल होता है, मैं समझता हूं। जो हम मानते हैं वो सही है। धरती चपटी है। हाँ, आप बता रहे हैं ना चपटी? नहीं, कहाँ है चपटी? बताइए। हम तो कहते हैं गोल है। नहीं, बताइए ना। गोल है। आप शायद इसको आप शायद मजहब से जोड़ना चाह रहे हैं। नहीं, मैं बताइए कहाँ? नहीं जोड़ रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप जोड़ना थोड़ी, तभी तो कहना चपटी है। देखिए, हम तो कभी ये मांग ही नहीं कर रहे हैं कि भाई हम तो कहते हैं कि हमारे वेद पुराणों में हर जगह वर्णन है कि भाई ये जो 5 कोस की नगरी है वो भगवान भोलेनाथ की नगरी है। हम तो कहते हैं, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे। हम तो कह नहीं रहे कि स्कंद पुराण उठा के देखिए। और थोड़ा पीछे अगर मुझे धर्म की बात करनी होती, 1991 पे अगर हम चले जाएं, अगर काशी विश्वनाथ टेम्पल एक्ट पढ़िए ना, काशी विश्वनाथ टेम्पल एक्ट पढ़िए। टेम्पल एक्ट में रुद्र विक्रम जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। एक सेकंड, असगर खान साहब, उनका सीधा कहना यह है कि जहां तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर वैज्ञानिक बात होगी वहां गुंजाइश कैसे रह जाएगी फायदा उठाने या फायदा नहीं उठाने की? मैं सबसे अगर आपकी धारणा गलत है, अगर आप धरती को चपटी मानते हैं और किसी वजह से मानते हैं, तो आपको लगेगा कि यह वैज्ञानिक धारणा गलत है। सबसे पहले मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि आज इसकी जरूरत क्या है? आज ही इसकी जरूरत क्यों? क्या ये पॉलिटिकल इशू है या ये तो आप मुद्दा बदल रहे हैं। अभी आपने कुछ और कहा था, आप कुछ और कह रहे हैं। हाँ, नहीं, प्रोफेसर कपिल कुमार को भी मैं बहस में ले आता हूं। प्रोफेसर कपिल कुमार हमारे साथ यहाँ जुड़ गए, जरूरत है इसलिए मैं कुछ अच्छा सर, आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। अंडरस्टूड सर, आप ये कह रहे हैं कि आज इसकी जरूरत क्या है। पहले आप कह रहे थे कि इसके आधार पर फायदा उठाया जाएगा। मैंने सवाल ये उठाया था, मैं चड्ढा साहब के पास में आने वाला हूं प्रोफेसर कपिल कुमार के बाद। आपने कहा है उठाया गया है। यहां पर बात ये कही जा रही है प्रोफेसर कपिल कुमार की, अयोध्या वाले मामले में भी एएसआई के सहारे से वो बिंदु निकाले गए जिनका फायदा उठाकर आखिरकार मंदिर की राह प्रशस्त कर दी गई। फायदा उठाकर, यह बात कही अभी असगर खान साहब ने, इस पर आपका नजरिया? देखिए साहब, कोई कुछ भी कह रहे, मैं तो कुछ बेसिक एक अनपढ़ आदमी की तरीके से सवाल पूछना चाहता हूं। मुझको ये बताइए, क्या सल्तनत काल में, अलाउद्दीन खिलजी के काल में, या तुगलक काल में, या बाबर के काल में, या हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इनके काल में वहां पे मस्जिद थी क्या? औरंगजेब के काल में कैसे आ गई अचानक वहां पे? क्या पूरे शहर में फिर जगह नहीं थी अगर कोई मस्जिद बनाई जानी थी तो? और मेरी बात छोड़िए, इनको जिनको ये सबसे बड़ा अपना इतिहासकार मानते हैं ना मुगल काल का, प्रोफेसर इरफान हबीब, उनका वीडियो सुन लीजिए जिसपे वो कह रहे हैं कि हां मैं ये मानता हूं कि औरंगजेब ने मथुरा और काशी के ये मंदिर तोड़े थे। चड्ढा साहब और असगर खान साहब मानते हैं? ये ना माने, इनके जो सबसे बड़े इतिहासकार हैं, अगर इतिहास की और उसकी बात कर रहे हैं तो समझे कि उन्होंने तोड़े थे। हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि इसका ये मतलब नहीं कि आगे वो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सबूत हैं, लेकिन मैं तो अभी कोर्ट के ऑर्डर पर रहना फायदा किसका है? एक बात बताइए मुझे, ये लोग फिर वहां पे मुझे बताइए टर्की के अंदर क्यों मांग रहे हैं एक चर्च को ये लोग अपने लिए? मुझे बताइए। आप मुगलों की उस हिस्ट्री पे जाने की कोशिश कर रहे हैं जो टेंटेड हिस्ट्री है, बहुत सारे पार्ट आपने खुद उसको आप लोग मानते हैं कि रोना तो यही है। एक बात बताइए, सुनिए असगर साहब, मैं बताऊं आपको, इस चीज का फैसला 2 मिनट में हो सकता था। इन चीजों का फैसला 2 मिनट में हो सकता था अगर ये मान लिया जाता कि भाई ठीक है, उस जमाने की कुछ बर्बादाई थी, उस जमाने में हुई, आज हमें नहीं चाहिए, आज हमें आगे बढ़ करके चलना है, मिलकर के रहना है। आपको मालूम है अयोध्या की बात रहने की कहां बात करते हैं? हम क्या करते हैं? आप करते हैं, आप करते हैं, मैं तो अब भी कर रहा हूं, मैं तो अब भी कर रहा हूं, आपके मुझे नहीं निकल रही है बात।
ये सारी चीजें जहर उगलने वाली है, ये जहर उगलने वाली है। मैं जहर उगल रहा हूं आपके सामने, जो मुल्क के बारे में नहीं सोचते। अरे जिस मानसिकता को आप लोग चलते हैं, जहर उस मानसिकता में है असगर साहब। मुल्क की बात करिए, जहर उस मानसिकता में है। मंदिर मस्जिद का आज तक हिंदुओं ने, आज तक एक बात सुन लीजिए, नहीं मिलजुल के, नहीं एक सेकंड सर, कपिल सर, एक सेकंड असगर सर, मिलजुल के रहने की बात करना चाहते हैं, इसीलिए तो कोर्ट के जरिए समाधान निकल रहा है सर। और मिलजुल के जो नहीं रहना चाहते थे उन्हीं ने तो 2 नेशन थ्योरी प्रपोज की और वो पाकिस्तान बना दिया सर। तो अब आप कह रहे हैं कि मिलजुल कर नहीं रहना चाहते। समझ में नहीं आता। चड्डा साहब सर मैं उधर नहीं जाऊंगा, 75 साल मैं नहीं जाऊंगा सर, मैं नहीं जाऊंगा चड्डा साहब के पास जाने दीजिए मुझे। ये वंश से जिस दिन से वहां पे नहीं मस्जिद बनाई गई है, ये इशू है, क्या बात करते हैं? आपको तो जानकारी नहीं है, इसको लेके खड़े हैं, आपको जानकारी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 2024 की 14 से हुआ, पहले नहीं हुआ ये पॉलिटिकल इशू अरे है। जाइए साहब, आप अपनी पॉलिटिक्स अपने घर में रखिए, आप अपनी घर में रखिए पॉलिटिक्स। आपको एबीसी हिस्ट्री नहीं मालूम है, वो पॉलिटिक्स आपको बनारस की एबीसी नहीं मालूम है, हिस्ट्री की ना मथुरा की मालूम है आपको। संजय चड्डा जी, आप पूछिए ना। एक सेकंड सर, मैं वापस आता हूं। संजय चड्डा जी, अब मुझे ये बताइए, 14 दिनों के भीतर, जैसे उस वाले मामले में जो वक्त लगा था राम मंदिर के मसले में, ये मामला सेंसिटिव है, एक एक बात को परखना है, देखना है। 14 दिनों के भीतर फोटोग्राफ और वीडियोग्राफी के साथ अगर आपको रिपोर्ट सबमिट करनी है, ये चैलेंजिंग है क्या? मेरे को ऐसा लगता है कि ये थोड़ा चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि देखिए, अगर आप देखें, ये साइंटिफिक अध्ययन के बाद ये रिपोर्ट देनी है, पहली चीज। इसमें डिफेंडेंट और प्लेंटिफ्स सबको समावेशित करते हुए, बातचीत करते हुए ये रिपोर्ट पेश करनी है। अभी डिफेंडेंट्स का मुझे ऐसा आभास है कि वो लोग निश्चित तौर पे इस निर्णय के अगेंस्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट भी जाएंगे, ये सब लोग जानते नहीं। हैं। अब आपका, अब यहीं पर मैं आपका जो कानून को लेकर तजुर्बा है वो मैं जानना चाहता हूं कि जब ये, अगर ये अगली कोर्ट में ले जाया जाता है, चैलेंज किया जाता है, तो इसको प्रमाणित करने के लिए कि उनका एतराज जायज है, कितना सब्सटेंस नजर आता है आपको? 2 चीजें हैं यहां पे। पहले बात तो मैं एंड बता देता हूं क्या होगा। या तो प्रमाणित करने के लिए वो लोग जाएंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट 2 चीजें कर सकता है। प्रथम कि वो ये ऑर्डर स्टे कर देगा और उसके बाद उस पे दोबारा बात होगी, या ऑर्डर स्टे नहीं करेगा और सुनवाई करेगा, या फिर सुनवाई नहीं होगी। ये 3 चीजें हैं, 3 ऑप्शंस हैं, नंबर 1। नंबर 2, मैं कोई इतिहास का स्टूडेंट नहीं हूं, मैं लॉ का स्टूडेंट हूं और लॉ की ही बात करूंगा। आज जो सबसे बड़ी चीज जो रोड़ा अटकाएगी, अगर इस कार्य को करना है, इस कार्य के लिए मंदिर बनाने की बात करनी है वहां पे, तो 2-3 जो एक्ट्स हैं वो पहले तरमीम करने पड़ेंगे, उनमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा। 1991 का एक्ट को तरमीम कीजिए, उसकी ताकत किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। मॉन्यूमेंट नहीं, उसकी जरूरत नहीं है कहा जा रहा है। मैं बता दीजिए, जरूरत है नहीं। कैसे? बताइए रुद्र विक्रम जी को और चड्डा जी को बात करने दीजिए, इन दोनों को विंडो पे रखिए प्लीज। हाँ, मैं बता, देखिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि 1947 से पहले जो स्ट्रक्चर जिसका था, उस स्ट्रक्चर को खराब नहीं किया जाएगा, उस स्ट्रक्चर को बिगाड़ा नहीं जाएगा। सही है। हम यही मांग कर रहे हैं कि 1947 से पहले स्ट्रक्चर क्या था, एएसआई का सर्वेक्षण आ जाएगा, स्ट्रक्चर पता चल जाएगा भैया स्ट्रक्चर क्या था, और स्ट्रक्चर जो होगा वही स्ट्रक्चर हम चाहते हैं। हम तो कुछ कहीं नहीं रहे, हम तो कुछ कहीं नहीं रहे, स्ट्रक्चर उसका, हमारा स्ट्रक्चर तो मंदिर ही था, उसको जबरदस्ती मस्जिद बना दी गई, तो हम क्या करें? तो वो तो स्ट्रक्चर वही रहेगा। मैं आपको और दूसरा प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऑलरेडी चैलेंज्ड है। जहां जिस पॉइंट पे आपको बटन करना हो प्लीज आइए, बताइए जल्दी से। देखिए, मैं इसको सौहार्दपूर्ण तरीके से ही रहने देना चाहता हूं। नहीं, सौहार्द के साथ, लेकिन जहां जायज है वहां काउंटर कीजिए। आप जिस तरफ खड़े हैं वो सौहार्दपूर्ण वाले लोग नहीं है, तो आप बीच में कूद सकते हैं। आपको ये बहुत अच्छा लगता है ये नहीं, मैं इस देश का नागरिक। असगर खान साहब, आपने इसका मौका ये कहते हुए दिया है, आपका कहना बिल्कुल गलत है। कोर्ट के जरिए आप पेशे से वकील हैं, आप पेशे से वकील हैं। यही वो लकीर है जो हमें और आप ये गलत कर रहे हैं। ये इस शोर में बात हो जाएगी। चड्डा साहब अपनी बात पूरी करेंगे, लेकिन उससे पहले असगर खान साहब, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। कोर्ट के जरिए, अदालत के, आप संविधान की बात करते हैं, आप संविधान के खुद प्रैक्टिस करने वाले हैं, आप कानून के जानकार हैं और कानून की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि ये जो है अलगाव को बढ़ाने वाली बात होगी। आप उनकी निगाहों से क्यों देख रहे हैं जो 2 नेशन थ्योरी करके चले गए? शुरुआत यहां से सर, मैं उधर नहीं जाऊंगा। मैं जाना चाहता हूं चड्डा साहब ने कहा दो चीज। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्यों इसमें दिखाई दे रहा है कि लागू हो जाएगा? जो जितना मुझे ज्ञान है इस विषय में, मैं उस पे ही अपने आप को रखते हुए बताना चाहता हूं। जो कंटेंशन है वो ये है कि ये जो
प्लेस है, ये प्लेस 15 अगस्त 1947 में इसी स्थिति में था। और उस 1991 के एक्ट का ये कहना है कि अगर 15 अगस्त 1947 को जो प्लेस ऑफ वर्शिप है वो वैसा ही रखा जाएगा। पहली चीज, अगर इसकी एक एक्सेप्शन दी जाती है कि ये एक आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट है, पुराना एक मॉन्यूमेंट है, तो उस स्थिति में वो दूसरी बात कह रहे हैं सर। वो क्या कह रहे हैं, मैं नटशेल में समझा देता हूं। जो जैसा था वो वैसा ही रहे। तो सर ये तो तय हो जाए कि था क्या, वो ये कह रहे हैं कि तय तो हो जाए कि था क्या। देखिए 1993 तक श्रृंगार गौरी की पूजा बकायदे वहां होती थी। आज सर पूजा और इसका कोई लेना देना नहीं है। भैया मंदिर में पूजा का, मस्जिद में थोड़ी पूजा करते हैं। आप गलत समझ रहे हैं। नमाज भी होती थी, नहीं होती थी, ये भी बताइए। पूजा का मुद्दा भिन्न है। पूजा के लिए अगर ये लड़ाई हो रही है तो बिल्कुल सही चल रही है। ये अगर उस पर्टिकुलर सर तो पूजा से ही तो नेचर तय होता है जगह का। सर जैसा कपिल जी, एक बात ये लोग भूल रहे हैं। मैं बिल्कुल मानता हूं कि 47 और एक्ट की जो बात हो रही है, एक बात जो भूली जा रही है कि 47 से पहले ही ये मुद्दा उठ के डिस्प्यूट में आ चुका था कि ये स्ट्रक्चर क्या। अगर वो डिस्प्यूट में नहीं होता कि स्ट्रक्चर क्या है और 47 के बाद डिस्प्यूट में लाया जाता तो मैं चड्डा साहब की बात मतलब आप ये कह रहे हैं बिल्कुल बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। लेकिन 47 से पहले कोर्ट में भी वो डिस्प्यूट में आ चुका था। 47 से पहले चाहे 100 इनकी लड़ाइयां हो रही हों, उस एक्ट में बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा गया है जो करंट डिस्प्यूट्स हैं उसमें सिर्फ राम मंदिर को। सर करंट नहीं, 47 में ये डिस्प्यूट में था या नहीं था ये बताइए। मैं कहता हूं अगर था तो मुझे नहीं मालूम, तो ये बिना कवर से नहीं होता। आप बताइए अगर ये 47 में डिस्प्यूट में आ चुका था तो भी नहीं 91 का एक्ट लगता है। नहीं लगेगा सर, अगर डिस्प्यूट में था तो नहीं लगेगा। सिर्फ एक ही है, अगर नहीं है तो नहीं लगेगा। अगर डिस्प्यूट में था, स्ट्रक्चर था, तो नहीं, लेकिन मैं अब ये मैं दूसरी जगह जाना चाहता हूं प्लीज। मैं ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पलटवार है। कहा यह जा रहा है कि जहां पर ऑपोजिशन रूल जो स्टेट हैं वहां पर देख लिया जाए क्या स्थिति है। कांग्रेस जहां पर रूल कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है और वहां पर देख लिया जाए कानून की क्या स्थिति है और महिलाओं के संदर्भ में वहां क्या प्रेवलेंट सिचुएशंस हैं। यह कहा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इस वक्त प्रेस से मुखातिब हैं। लेकिन वापस लेकर आते हैं आपको, महादेव के वास्ते क्या काशी जाया जा रहा है अयोध्या के रास्ते? ये सवाल हम यहां पर उठा रहे हैं। एएसआई सर्वे करेगा, सर्वे की रिपोर्ट 4 अगस्त तक देगा और इस दौरान वो जो स्टेक होल्डर्स हैं, जहां वादी प्रतिवादी उनके जो वकील हैं वो इसमें शामिल होंगे। और फिर यह भी कहा जा रहा है कि आगे वाली कोर्ट में इसको चैलेंज करने के संदर्भ में भी दिखाई दे रहा है कि किया जाएगा। मैं एक बात आपसे समझना चाहता हूं रुद्र विक्रम जी, आप जो ये कह रहे हैं कि नेचर ही तो तय करने के लिए हो रहा है कि जो जैसा था वैसा ही रहेगा, तो ये तय हो जाए कि वो था क्या एक्चुअली। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं अगली बड़ी कोर्ट में इसकी राह कितनी आसान या मुश्किल देखते हैं आप? नहीं देखिए, इस जो मसला है इसको सुप्रीम कोर्ट तक गया। ये मसला जो पिछली बार एएसआई का मुद्दा आया था तो सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट को अगर कुछ भी लगता कि नहीं ऐसा ये मामला नहीं चल सकता या कुछ भी ऐसा है तो सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी स्टे लगा देता, नहीं चलने देता मामला। तो मामला चलेगा नहीं चलेगा इसका तो मैं इस लिहाज से पूछ रहा हूं सर आपसे जी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कार्बन डेटिंग उस जगह के कार्बन डेटिंग के संदर्भ में जो बात कही उसकी रोशनी में जी क्या इसको देखा जा सकता है और कोई क्यों लिया जा सकता है या नहीं? नहीं देखिए, क्योंकि वो जगह इन लोगों ने भी माना कि भाई हमारा पवित्र स्थल है। अब इस इधर से भी माना गया कि अगर मान लीजिए शिवलिंग है तो वो उसमें कुछ क्षति पहुंच सकती है। तो अभी जो इस बार की जो एप्लीकेशन है वो जो एरिया है, जैसे आपने ऑर्डर में भी पढ़ा होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि उस एरिया को क्षतिग्रस्त नहीं किया जाएगा, उस एरिया को नहीं छुआ जाएगा। तो जो रकबा नंबर 9130 है, 9130 रकबा नंबर में उस एरिया को छोड़कर बाकी एरिया का सर्वेक्षण किया जाएगा। तो उसमें मुझे लगता नहीं कि कोई दिक्कत होने वाली। हालांकि देखिए सबका अधिकार है, हालांकि हमारा अधिकार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत जो है जो हमारे दर्शक हैं उनको जी कि जैसे हिंदू पक्ष ने कहा है हम कैविएट दाखिल कर देंगे। अब इसका मतलब क्या होता है? मतलब अगर अगली कोर्ट में जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी है वो ये कहते हुए जाती है कि ये फैसला ठीक नहीं है,
तो कैविएट से क्या फर्क पड़ेगा, बहुत जल्दी से दर्शकों को बताइए। कैविएट एक तरीके की एक रेमेडी होती है। अगर मान लीजिए कि आप और मेरे बीच, मैं ऐसे समझा देता हूं कि आपके और मेरे बीच कोई विवाद चल रहा है और आप मुझे लगता है कि आप मेरे खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं, तो मैं एक कैविएट एप्लीकेशन फाइल कर देता हूं कि बिना मेरे सुने अदालत कोई भी ऑर्डर पास ना करे। तो कैविएट एप्लीकेशन का सिर्फ इतना मतलब होता है कि हम जब कैविएट एप्लीकेशन फाइल कर देंगे तो जब भी ये लोग स्टे के लिए जाएंगे तो हमें भी सुना जाएगा, हमें भी नोटिस होगा, हम अपना पक्ष कर देता हूं वेरी क्विकली कि अगर कैविएट होती है तो जो एप्लीकेशन या पिटीशन या अपील फाइल कर रहा है वो बाध्य है कि दूसरे पक्ष को कॉपी देगा और वो दूसरा पक्ष और इन्फॉर्म करेगा कि आप आएंगे। ओके, अब ये बताइए असगर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, ये इस मामले में अंजुमन इंतजामिया कमेटी की एतराज अगर होता है अगली कोर्ट में, उसके पास सब्सटेंस कितना होगा इसको अदालत के समक्ष एस्टेब्लिश करने के लिए? देखिए खैर वो तो हर नहीं, मैं पॉइंट वाइज और सब्सटेंस समझना चाहता हूं। देखिए वही मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि वो तो बहुत सारे फैक्ट्स और सर्कमस्टांस सब पे डिपेंड करता है। कोई एक तगड़ा सर्कमस्टांस या फैक्ट दिखाई देता है? अगर वो देखिए, अब जैसे इसमें खुदाई की बात आ गई है, चाहे आप अलग प्लेस की बात कर रहे हैं, वो उसको नहीं स्लाइस करके लिखा है, और ये भी स्ट्रक्चर में नहीं, वहां प्लॉट में किसी एक जगह पर, चूंकि वो भी नहीं वो है, लेकिन फिर भी वो सेल्फ कंट्राडिक्टरी है। इस जगह की अगर हम खुदाई करेंगे तो उस जगह का हम कैसे पता लगाएंगे? ये बहुत सारे सवाल वहां पे खड़े होंगे जो साइंटिफिकली हैं और जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के। इसमें एक सबसे बड़ी बात ये है, मैं एक सिर्फ मैं बता दूं फिर आप बता दिए, इसमें सभी एक्सपर्ट को शामिल करना चाहिए था। इससे पहले जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के थे उनको भी एक्सपर्ट, कोई एक्सपर्ट नहीं। तो आप अपनी तरफ से एप्लीकेशन फाइल कर दीजिए। हम कहां कह रहे हैं, आप अपनी तरफ से एप्लीकेशन फाइल कर दीजिए कि भाई ये एक्सपर्ट भी इसमें होने चाहिए। हम कहां मना कर रहे हैं? आप जब आपने मुझसे पूछा पॉइंट तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको कह रहा हूं कि हमने भी एप्लीकेशन ही फाइल कर दी। जब गौतम भाई ने एक सवाल किया, मैं उसका जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। देयर आर सो मेनी लैकुनास। जब हम कोई बहस करते हैं कोर्ट में तो हम सामने दूसरी पार्टी के लैकुना, उनकी कमियां खामियां बताने की कोशिश करते हैं। तो मैं यही कह रहा हूं कि आप अपने लोगों नहीं, अब मैं इस मुद्दे को ना कोई इस्लामिक एक्सपर्ट है ना कोई साइंटिफिकली एक्सपर्ट, इनमें क्या स्क्राई होना चाहिए था, लाना चाहिए था। अभी रिकॉर्ड तो कोई हमें नजर नहीं आया। प्रोफेसर कपिल कुमार, हम इतिहास बनता हुआ भी देख रहे हैं इस एक मामले में भी, लेकिन मैं एक बात आपसे ये जानना चाहता हूं कि जहां चीजें ओपन एंड शट किस्म की दिखाई देती हैं, वहां भी अदालत के रास्ते, जिरह के रास्ते सारी चीजें एक प्रक्रिया से होकर गुजरती हुई भी जा रही हैं, तब भी ये क्यों देखा जा रहा है कि इससे समाज में तलखी बढ़ेगी? ये मैं जानना चाहता हूं आपसे। देखिए, सवाल बड़ा सिंपल है। इसमें समाज में तनकी बढ़े की जो चीज है ये पूरी राजनीति से संबंधित है, ना कि धार्मिक इशू से संबंधित है। कि उसका फायदा उठा करके पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं भड़का करके उसके ऊपर अपने लिए वोट बैंक बनाना। ये पॉलिटिकल पार्टी से थोड़ी है असगर साहब। मैं असगर साहब तो वकील हैं। देखिए, असगर साहब वकील होंगे, मैं ये नहीं कह रहा, मुझे नहीं मालूम ये तो ठीक है, वकील है, बड़ी अच्छी बात है। ये तो रुद्र विक्रम जी भी आप देखिए उसको स्कैम कर रहे हैं, वो वकील है और वो कह रहे हैं जहर बढ़ेगा। देखिए जो सर ने कहा, मैं उस बात से 100% सहमत हूं। मैं एज ए नॉर्मल सिटीजन, मैं भी लॉयर हूं, मेरा और मैं ना इतिहासकार हूं, मैं ना कोई और। मैंने इसलिए हाँ कहा क्योंकि हम जो सच होता है उसको मानते हैं, हम सच स्वीकार करते हैं। देखिए, हम सच को नहीं कहते। मैं बताऊं आपको, एक जमाना होता था कि अगर कोई दंगा होता था तो मोहल्ले के बुजुर्ग बैठ जाते थे, आपस में तय कर देते थे, गले मिल लेते थे, फैसला हो जाता है। आज मोहल्लों को गुंडों ने टेक ओवर कर लिया है, राजनीतिक ने टेक ओवर कर लिया है कि बजाय इसके कि किस चीज का हम हल ढूंढे, मेरी रोटी और कितनी सिकेगी उसमें, मेरी राजनीति और कितनी चमकेगी इसके अंदर, समझे। और मेरा जो मानना है, देखिए बार बार ये बात कही जाती है कि जिनको पाकिस्तान चाहिए था वो पाकिस्तान चले गए, हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हम लोग यहाँ पे रहे, बड़ी अच्छी बात है। हिंदुस्तान के अंदर आप रह रहे हैं तो हिंदुस्तान आपका देश है और हिंदुओं का भी देश है, तो दोनों ने साथ मिलकर रहना है ना। आप बाहर निकाले जा सकते हैं ना वो बाहर निकाले जा सकते हैं, ठीक है। तो भाई फिर बैठ करके आपस में बजाय कोर्ट कचहरी जाने के वो करने पे 10-10 जने दोनों तरफ से बैठ करके बिल्कुल कोई हल निकाल लो। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, देखिए दिक्कत क्या है, दिक्कत इसलिए आ जाती है कि जब इन चीजों को डिनाई कर दिया जाता है। नहीं सर, मैं तो दूसरी बात नहीं, मैं इसी पे मैं आपसे दूसरी बात कह रहा हूं। जो कहा जाता है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम,
प्रत्यक्ष को भी प्रमाण दिए जा रहे हैं, जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है उसके लिए भी प्रमाण दिए जा रहे हैं, उसके बाद तल्खी की गुंजाइश कहां बचती जी है? मैंने एक बात कही थी कल मणिपुर को लेकर के कि जब वो वीडियो आता है और जिसमें वो लड़के उस महिला के साथ ये कर रहे हैं, तो मैं कहता हूं इसमें ट्रायल की क्या जरूरत है? सिर्फ ये साबित करिए कि वीडियो असली है या नहीं है। सारा इंसिडेंट जब आपके सामने है तो फिर आप 3 साल कोर्ट में क्यों लगाते हैं केस चलाने के लिए? बिल्कुल सही कहा। रूल चेंज करिए, अपने कानून बदलिए। लेकिन सुनिए, लेकिन कानून बदलिए। लेकिन सुनिए सर, लेकिन ये है कि क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का एक नियम है सर, ये अंग्रेजी क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस नहीं चाहिए। अंग्रेजी सर चड्डा साहब, मैं माई लॉर्ड मुझे नहीं चाहिए इस देश में। सर ये इमोशन है, ये इमोशन है सर, ये इमोशन है क्या? सर नहीं, और अदालतें तो नहीं चलती इमोशन। नहीं सर, मैं इमोशन पे नहीं आना चाहता हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, सत्यता बता रहा हूं। हमको पंच परमेश्वर चाहिए इस देश में, हमको माई लॉर्ड नहीं चाहिए। मुझे शर्म आती है सर, ये तो सर उसके लिए जो माई लॉर्ड है इनको भी तनख्वाह हमारे टैक्स से मिलती है। कौन लाएगा? इनको भी टैक्स हमारे से मिलती है। ये एक जुडिशियल डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी इस देश के अंदर। हमारी डेमोक्रेसी है, बात कही आपने, जुडिशियल डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी। थैंक यू वेरी मच। जुडिशियल डिक्टेटरशिप बन गई है यहाँ पे, ओलिगार्की है कुछ लोगों की फैमिलीज की। क्या करें, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं लिखा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन बदला जाएगा तो सर, बदलवाइए। मांग रहे हैं, हमको तो मांग कर रहे हैं। सर मैं उधर नहीं जाना चाहता, अभी कॉन्स्टिट्यूशन बदलने वाली बात पे नहीं जाना चाहता। मैं तो इस पे जाना चाहता हूं कि अभी ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जो बातें कही जा रही हैं और दूसरी तरफ जो ये कहा जा रहा है कि वो असल में कहीं बाधा है नहीं, बल्कि वो तो इस मामले में यही तो तय होना है कि इसका नेचर क्या है। ये दोनों तरफ का जो नजरिया है, क्या ये वाकई कानून का अपने अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन है या कानून बहुत स्पष्ट है इस मामले में और ये केवल समझ का फर्क है? अब ये जरा इस पे मैं ले आता हूं असगर साहब आपसे। लॉ इज वेरी क्लियर, क्या सब कुछ उसमें बिल्कुल साफ साफ है। अगर जो बात अभी अभी हमारे बुजुर्गवार ने कही, अगर हम उस पे जाते हैं तो चड्डा भाई अभी भी उसमें नहीं मैं सर एक बात, एक सेकंड, विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, मैं आपकी परमिशन से एक बात कहना चाहता हूं। अंजुमन इंतजामिया कमेटी का ऐतराज यह था कि हिंदू पक्ष प्रमाण संकलित करने में लगा हुआ है, जो काबिले ऐतराज है। ये गजब की दलील है सर, ये दुनिया में कहीं किसी के गले उतरेगी? ये दलील गलत है। एक कोई अगर कोई गलत कहे तो गलत और जो सही कहे तो सही। जो गलत चीज है वो गलत है। प्रमाण मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? अगर मुझे ये काम करना तो मैं नहीं, तो यही तो कहा गया। अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने उसी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के हवाले से ये कहा है कि प्रमाण संकलित किए जा रहे हैं और ये गलत है। नहीं, ये गलत नहीं है। ये तो कोई भी लॉयर भी कहेगा नहीं ये गलत। नहीं, असगर साहब क्या कह रहे हैं? देखिए वो नहीं मान रहे। मैं भी कह रहा हूं जो गलत है वो गलत है, लेकिन जहां से बात शुरू होती है जब हम वर्शिप एक्ट 1991 की, अरे एक सेकंड सर, गलत है। अगर आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात सही मानते हैं तो फिर गलत कैसे है जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी के? उसको अमेंड करना पड़ेगा आपको। अगर इससे पहले अगर आप उसको, या तो आप मतलब आप भी वही कह रहे हैं जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी कह रहे हैं? नहीं, वो सही भी है कि भाई उसको अमेंड करे। तो सर आप गजब की बात कर रहे हैं कि वो गलत भी है और वो सही भी है, ये दोनों कैसे हो सकता है? नहीं, आप समझ नहीं पा रहे हैं या आप सुन नहीं पा रहे हैं मेरी बात। कहिए। 1991 जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के वजूद की बात आप करते हैं, तो या तो आप उसमें पहले अमेंडमेंट करिए, और वो अमेंडमेंट भी आपके पास है, आपके ही हाथ है। पार्लियामेंट उसमें इंटरफेयर के पार्लियामेंट में जाएगा और मैं तो यही कह रहा हूं ना सर कि अंजुमन इंतजामिया कमेटी तो मौजूदा व्यवस्था की रोशनी में ही कह रहा होगा ना जी, वो मौजूदा व्यवस्था की रोशनी में कह रहा होगा ना। ये जो हिंदू पक्ष इसमें प्रमाण संकलित करने की कोशिश कर रहा है ये गलत है, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है कि जिसका जो नेचर वो वैसे ही रहेगा। नेचर, अरे भाई अब इसको दूसरे जो अपेरेंटली नजर आ रहे हैं, नमाज कहाँ होगी? जैसे अभी भाई साहब ने कि भाई नहीं मैं जो कह रहा हूँ मंदिर में होगी, मस्जिद में होगी। मैं असगर साहब को जो कह रहा हूँ वो कह रहे हैं कि आप सुन नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। मुझको लग रहा है असगर साहब के साथ तो ऐसा नहीं। असगर साहब क्या है कि वो सच्चाई बोलना चाह रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। नहीं ऐसी बात अपने नाम की वजह से जो है वो बोल नहीं पा रहे हैं। एज एडवोकेट वो बोलना चाह रहे हैं उस बात को, लेकिन अपनी नाम की वजह से। मैं बड़ा सीधा सवाल असगर साहब से पूछता हूं। असगर साहब मुझे एक बात बताइए, इस इशू पे कपिल साहब आपसे कुछ असगर साहब एक छोटा बहुत छोटा सा सवाल, देखिए लीगल इशू है, लीगल इशू है। लीगल इशू है। असगर साहब आपकी जुडिशरी नॉलेज को और उसको वो सलाम करते हुए मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि मान लीजिए मैं इसमें पिटिशनर होता कि ये मंदिर है मस्जिद नहीं है, और मैं कहता असगर साहब के पास आके साहब कि असगर साहब आप मेरा केस लड़िए ये प्रोफेशन, तो क्या आप लड़ने से मना कर देते, या आपके ये मंदिर है साबित करने के लिए अपने क्लाइंट के साथ खड़े होकर के क्लाइंट का साथ देते?
नहीं, मना नहीं करते, क्यों मना करते? तो साथ देते ना मेरा उसी लिए, बिल्कुल साथ देते, क्लाइंट के साथ देते। पहले उसके और मुझे सब तरीके बताते कि इस तरीके से साबित किया जा सकता है। सुनिए मेरी एक मिनट सुनिए मेरी, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। सब सारे वकीलों का अपने अपने उसूल हैं जी, मैं भी उन्हीं में शामिल हूं जी। मैं कोई भी गलत, अगर मुझे पता चल जाए इस शख्स ने मर्डर किया है, मैं क्रिमिनल प्रैक्टिस बिल्कुल सही बात है, मैं उस केस को नहीं लेता हूं। बिल्कुल सही बात है। अगर मुझे ये पता चले कि इसने नहीं किया है, मैं 100 बार लेता हूं, सर मैं तो इस केस की बात कर रहा हूं, सब तरीके से। अगर मुझे आपके ब्रीफ सही लगेगा मैं 100% लूंगा। आप एग्जामिन करेंगे ना? मैं बिल्कुल एग्जामिन। तो मेरी एक निवेदन है, अगर मुझे सही लगेगा जी, और अगर आपकी बात गलत लगेगी या उसमें तो कुछ मेरा एक मिलावट निवेदन लगेगी है, या मुझे ये लगेगा कि मेरा एक निवेदन है, मेरा एक निवेदन आखिरी सुन लीजिए, ठीक है? मेरा बड़ा नम्र निवेदन आपसे ये है कि डिबेट में आने से पहले भी और एक स्टैंड लेने से पहले भी इससे रिलेटेड जो तथ्य हैं, जो फाइल हैं, क्योंकि आप एक वकील हैं, एक आम आदमी आके कुछ भी बोले मैं उसको नहीं कहूंगा, उनको भी आप स्टडी कर ले, अपना जजमेंट ले कि ये केस सही है या नहीं है और मुझे क्या बोलना। नहीं जजमेंट लिया हुआ है, जजमेंट देखिए, वो जजमेंट आप ले, आपने अपने हिसाब से ले, हमने जजमेंट लिया हुआ है और हम अपने हिसाब से लेते हैं, जो सही लगता है वही कहते हैं। हम बिके हुए नहीं है, खरीदो फरोख्त के नहीं आते, नहीं, वो ना हम पॉलिटिकल है, वो बात नहीं है, बात ये नहीं है सर, बात ये नहीं है, बात सही बात होगी जो उन्होंने कहा वो नटशेल में कह देता हूं कि एक वकील होने की हैसियत से आप ये तो नहीं जानते कि अदालत क्या फैसला देने वाली है, लेकिन आप अपने विवेक का इस्तेमाल फैक्ट्स को सामने रखते हुए ये करने के लिए करते हैं कि इस केस में मेरिट है कि नहीं, इसको लेकर मैं जाऊं कि नहीं कोर्ट के सामने, राइट? तो वो ये कह रहे हैं कि इस मामले में आपको मेरिट दिखाई देती है कि नहीं, त्रिशूल बना हुआ है, तमाम वो चिन्ह नीचे मौजूद मिले हैं। अरे भाई आपका क्या कहना? आप अपने आर्गुमेंट कर रहे हैं। नहीं आर्गुमेंट दे रहा हूं, मैं तो जो साक्षी है उन पे बात कर रहा हूं। अच्छा ये आर्गुमेंट पे बात नहीं कर रहा। अरे भाई ये सवाल चड्ढा साहब के पे बात नहीं करते। 47 से पहले से नमाज होती है, चलिए बताइए। आप त्रिशूल और वो जब वहां पे बने हैं, उससे पहले से नमाज हो रही है वहां पे। अच्छा चलिए, अरे वाह, मैं हो रही है नहीं हो रही है बताइए आप। प्लीज आप भी आ जाइए। मैंने तो पहला सवाल उठा लिया कि औरंगजेब से पहले उस परिसर में मस्जिद थी कहां से? मुगलों से दुश्मनी रेडीमेड मस्जिद उठा के लाई थे। मुगलों से क्या दुश्मनी है? ठीक है चड्ढा साहब आइए, मुगलों से दुश्मनी। एक सेकंड सर, मैं इसमें इसकी लीगल बात बताता हूं। हाँ बताइए जल्दी से। जो मुझे प्रतीत होता है, दो लाइन में मेरी बात समाप्त हो जाएगी। जो मुझे प्रतीत होता है, अगर आप मंदिर बनाने के पक्षधर और उसमें अग्रसित होना चाहते हैं, दो बड़े बिंदु हैं जिनको आपको चेंज करना होगा। या तो पहले उन्हें अमेंड करिए, क्या वो पहला 1991 का एक्ट, और दूसरा एएसआई का, जो अगर आप एएसआई सेक्शन 4 की वो लेना चाहते हैं कि एआईसी, ये जो एएसआई के जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको इससे दूर रखा गया है, अगर कोई मॉन्यूमेंट एएसआई के प्रोटेक्शन में है तो वहां उस मॉन्यूमेंट को तो छोड़िए आप, वहां से 100 मीटर की दूरी तक कोई तरमीम चेंजेस नहीं किए जा सकते। ठीक है सर, आप इसमें आइए, इसमें रुद्र विक्रम जी आइए, जल्दी से आइए। देखिए पहली बात देखिए, पहली बात जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक धर्म प्रोटेक्टेड है तो अंदर मैं बात सुनिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो एक धर्म विशेष को घोषित करने के लिए लाया गया था 92 में, 91 में, वो एक तरीके से तो वो गलत है, जिसको हमने चैलेंज किया। मैं भी एक पिटिशनर हूं, वो चैलेंज है ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमा फेसाई उसको माना था, इसलिए उसमें नोटिस है। चलिए पहली बात आप किसी भी हिंदुस्तान में रहने वाले किसी भी आदमी को कोर्ट जाने से नहीं रोक सकते, वो एक्ट कहता है कोर्ट नहीं जा सकते। ये सबसे प्राइमा फेसाई। भाई कितने साल हो गए? सर एक मिनट, 10-20 पूरी बात। अरे भैया मैं 1987 का पैदाइश हूं, मैं 91 में केस नहीं डाल सकता था ना। सर हम ऑलरेडी जो वक्त था उससे आगे बढ़ चुके हैं। बहुत धन्यवाद करूंगा आप लोगों का डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। यहां आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि ये मामला कितना महत्वपूर्ण है और कितना संवेदनशील भी, और अब आगे इसका क्या होता है उस पर तो निगाह हमारी लगातार रहेगी। आगे आपको हेडलाइंस की तरफ